अपने लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको असफल होते देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 16 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप जनवरी से लगाए अब तक के सारे मंथली करंट अफेयर के वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने। तो देखिए, एक देश है ऑस्ट्रिया, इसके नए चांसलर बने हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, जो आपके अलेक्जेंडर सालेनबर्ग हैं, इन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद पर सेबेस्टियन कुर्ज का स्थान लिया है। ठीक है, देखिए जो सेबेस्टियन कुर्ज हैं, इनको अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये पद खाली हो गया था और इसके बाद फिर जो है ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए, अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। देखिए, अलेक्जेंडर के अलावा माइकल लिनहार्ड नाम के एक व्यक्ति हैं। तो माइकल लिनहार्ड को जो है ऑस्ट्रिया का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पे दो दो नियुक्तियों की बात हमने कर ली। पहला ये कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अलेक्जेंडर सालेनबर्ग बने और ऑस्ट्रिया देश के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, माइकल लिनहार्ड। और ऑस्ट्रिया लोकेटेड कहाँ पे है, देखिए अगर आप जो है वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यूरोप वाला पोर्शन है। यूरोप में एक देश है छोटा सा ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया के मैप को अगर आप जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको जो है इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए, जो ऑस्ट्रिया देश है इसकी सीमाएं जो है जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और फिर इधर स्लोवानिया, इटली और स्विट्जरलैंड के साथ लगती हैं। इसको याद रखना है आपको। और जो देश ऑस्ट्रिया है ये इसकी कैपिटल क्या है, वियना है, और करेंसी यहाँ की है यूरो। दूसरा प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। देखिए, आज का प्रश्न ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा रहा है, मंथली वाइज किस महीने में कौन सी घटना हुई। तो यहाँ पे हमने बात की अक्टूबर 2021 की, जो कि अभी चल रहा है। तो अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ, भारत ने किर्गिस्तान के लिए जो है 200 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है और यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है मास्क लगाए हुए। ये व्यक्ति कौन है, ये हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है एस जयशंकर। देखिए, ये हाल ही में 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे और अपनी इसी यात्रा के दौरान इन्होंने ये 200 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की किर्गिस्तान को। आपको बता दूं, जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ये जो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिन की यात्रा पर हैं, इन तीनों देशों की। देखिए, एक प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा जाएगा कि अक्टूबर 2021 में भारत के विदेश मंत्री किन 3 देशों की यात्रा पर थे। तो ये देश कौन से हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया। याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स रहेगा। ठीक है, देखिए अपने इन 3 देशों की यात्रा के दौरान ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे, ये सबसे पहले किर्गिस्तान पहुँचे और अपने इसी यात्रा के दौरान किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबायेव के साथ इन्होंने बैठक की। और इसी बैठक के दौरान जो ये 200 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो इस पर सहमति बनी। तो भारत जो है किर्गिस्तान को 200 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जो किर्गिस्तान देश है इसकी यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री जो है किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सदर जापारोव, उनसे भी मुलाकात की। देखिए, हमारे भारत का कोई भी नेता अगर विदेश में जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो विदेश मंत्री हों, तो जिस देश की वो यात्रा पर जाते हैं उस देश के बारे में उसकी पूरी कुंडली जो है खंगालियाँ कीजिए कि वहाँ पे कौन कौन से नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कौन कौन सी घटनाएं जो है वहाँ पे घटी जब ये वहाँ पे गए थे। यानी कि कौन कौन से सम्मेलन हुए या फिर किससे किससे इन्होंने मुलाकात की और कौन कौन से समझौते किए। तो मैंने बता दिया कि 200 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश को, किर्गिस्तान को, अपनी किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान। और इन्होंने मुलाकात की वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, रुस्लान कजाकबायेव, और साथ में किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सदर जापारोव, उनसे भी मुलाकात की।
तो इन दोनों नेताओं का नाम याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम खंगालेंगे किर्गिस्तान के बारे में, इसकी कुंडली। देखिए जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति यहाँ के हैं सदर जापारोव। किर्गिस्तान देखिए ये आपका एक छोटा सा देश है और ये घिरा हुआ है एक तरफ चाइना के साथ, दूसरी तरफ जो है ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और के साथ में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका किर्गिस्तान देश है और यहाँ पे देखिए इसकी स्टार जहाँ पे लगा हुआ है, इसकी राजधानी बिश्केक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने किसे बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया। तो देखिए एक बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको जो है अक्टूबर 2021 में, जो कि अभी चल रहा है, तो इसी महीने में आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दिया कि जाओ तुम बैंकिंग का कारोबार शुरू करो। देखिए जो आपका सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज है और भारत पे है, इन दोनों ने गठजोड़ किया था और गठजोड़ करने के बाद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की थी और इसके बाद जो है इसको आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी कि चलो ठीक है 4 महीने बाद तुमको हम लाइसेंस देंगे, पहले थोड़ा सा कुछ काम वाम करके दिखाओ। तो इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि चलो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम जो है बैंकिंग का लाइसेंस दे देते हैं। तो अब जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो है इसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है। और आरबीआई की बात करें जिसने ये लाइसेंस दिया है, देखिए आरबीआई के बारे में 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास क्रम से 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान जारी किया। देखिए अक्टूबर 2021 जो चल रहा है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की इकोनॉमी होगी, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 9.5% की दर से जो है वृद्धि करेगी। ये अनुमान जारी किया गया हाल ही में। और इसके साथ में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में ये भी कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा यानी कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से जो है वृद्धि करेगी। तो जो अभी वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है 21-22 का, इसमें कितना 9.5%, और जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2022-23 का, इसमें 8.5%, ठीक है। ये अनुमान याद रखेंगे आप तो अच्छा रहेगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगर आप कोई भी परीक्षा का पिछले 10 सालों का पेपर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। देखिए अब तक ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि आईएमएफ की जो है मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो ये है गीता गोपीनाथ। यहाँ पे थ छूट गया, ठीक है। ये भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए के पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए के पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया है। देखिए हाल ही में देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया था। आपको बता दूं जो ये 100 लाख करोड़ रुपए है, तो 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य है भारत में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना। और देखिए जो ये पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो ये 6 स्तंभों पर आधारित होगा: व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तादम्य और विश्लेषणात्मक और गतिशीलता, ठीक है। तो इन 6 स्तंभों को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्टेटस पर लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019 से 2030 जलवायु वित्त पोषण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 अरब डॉलर से कितने अरब डॉलर करने की घोषणा की है। तो देखिए हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने 2019 से 2030 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर जो है 100 बिलियन डॉलर कर दिया है, ठीक है। और देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में बात करें तो
इसका जो मुख्यालय है आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न भी आपको बहुत बार बार रिपीटेड मिलेगा कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है। तो एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस के मांडुलियांग में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा। और एडीबी का जो स्थापना है ये 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और इसकी मेंबरशिप 68 देशों के पास है। सातवां प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने 16वें जन्मदिन पर नाबाद 121 रन बनाए, जिससे वह पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। तो देखिए ये देश आपका आयरलैंड है जहां से बिलोंग करती हैं एमी हंटर। यहाँ पे सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एमी हंटर जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है बल्लेबाज बन गई हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में 121 रन बनाए हो। तो इन्होंने कितने उम्र में 121 रन बनाया, इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में जो है 121 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि रिकॉर्ड अभी तक किसी भी महिला या फिर पुरुष क्रिकेटर के नाम से नहीं है। ठीक है, यानी कि इतनी कम उम्र में 121 रन किसी भी क्रिकेटर ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। देखिए इससे पहले एक रिकॉर्ड बनाया था। देखिए जब कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो पुराना रिकॉर्ड टूटता भी है। देखिए आयरलैंड की जो एमी हंटर है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, भारत की मिताली राज का। देखिए भारत की जो मिताली राज है इन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था जब वो 16 साल 205 दिन की थी। तो ये 16 साल 205 दिन की तब इन्होंने जो है शतक बनाया था। लेकिन जो आयरलैंड की एमी हंटर है इन्होंने केवल और केवल 16 साल की उम्र में 121 रन बना दिया। तो ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है, इसको याद रखेंगे। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न एक भी मत छोड़ा कीजिए, उस पर विशेष फोकस किया कीजिए। देखिए जो चीज़ें सबसे लोकप्रिय होती हैं या फिर सबसे चर्चित होती हैं वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड। देखिए क्रिकेट जो है सबका फेवरेट है, तो क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न एक भी एग्जाम में इसलिए एग्जामिनर नहीं छोड़ता है कि चलो दिन भर टीवी देखते हो, आओ तुमको हम टीवी से मतलब वही क्रिकेट से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ लेते हैं। दिन भर तुम क्रिकेट ही देखते हो, कभी आईपीएल कभी कुछ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ईईएसएल ने किस व्यक्ति को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है इसने भी हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। और जो अरुण कुमार मिश्रा आप क्या करेंगे, ये जो है अब देश भर में ईईएसएल के संचालन के लिए जो है जिम्मेदार होंगे। देखिए ईईएसएल की बात करें तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में जो बिजली का खंभा होता है उस पर एक सफ़ेद कलर का डब्बा लगा होगा, उस पर लिखा होगा ईईएसएल। अगर आपने इसको गौर नहीं किया तो आप देखिएगा आपके मतलब मोहल्ले में एक डब्बा लिखा होगा, इस पर लिखा होगा ईईएसएल। तो ये ईईएसएल है क्या चीज़, जो आपका ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है। तो ये विद्युत की मॉनिटरिंग करता है, यानी कि जो आपके घर में बिजली का मीटर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता है कि आपका बिजली बिल वगैरह कितना आप यूज़ कर रहे हैं और कितनी बिजली का बिल आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम करता है ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और देखिए इसने जो है इसके लिए मतलब ये जो मॉनिटरिंग होती है बिजली की, आपका मतलब आपने देखा होगा कि आपका जो स्मार्ट मीटर घर में लगा हुआ है, ठीक है, तो स्मार्ट मीटर में जो है आपके मोबाइल में मैसेज आता है हर महीने कि आपके स्मार्ट मीटर में जो है कितने यूनिट बिजली खर्च हुई और कितना आपको पे करना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्मार्ट मीटर, क्योंकि स्मार्ट है इसलिए क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक बता दे रहा है। अब अगर आपके घर पे कोई बिजली का बिल चेक करने वाला कर्मचारी नहीं आ रहा तब भी आपके बिजली का बिल का जो है मैसेज आपके मोबाइल पे आता है कि इतना बिजली आपने यूज़ किया, आपको इतना बिजली का बिल का जो है भुगतान करना है। तो कुछ यही काम करती है ईईएसएल। और देखिए जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं के श्रीकांत। और नवा प्रश्न की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। तो देखिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया था। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है इसके बारे में आपको बता दूं, इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, वनवेव, मैप माई इंडिया और बालचंद्रनगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। और इसके अन्य सदस्यों में गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अजिस्ता, बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और
BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सर इंडिया भी शामिल हैं। तो ये इसके संस्थापक सदस्य हैं किसके? भारतीय अंतरिक्ष संघ के। ठीक है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में PM मोदी के द्वारा किया गया। और देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है, ठीक है, तो इसके सदस्यों के बारे में आपको बता दूं। देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे जयंत पाटिल। जयंत पाटिल कौन है? ये L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। और भारतीय अंतरिक्ष संघ बोर्ड के सदस्यों में जो है, जो उसके उपाध्यक्ष होंगे, ये होंगे राहुल वत्स। राहुल वत्स भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी हैं। और इसके महानिदेशक होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, तो ये जो है एक निजी उद्योग निकाय है जो कि भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के लिए एक प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में कार्य करेगा। और जो आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ है, तो इसका लीडरशिप अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगमों के द्वारा किया जाएगा। और जो आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ये भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा, जिसमें भारत के क्षमता निर्माण और अंतरिक्ष आर्थिक हब और इंक्यूबेटरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस स्थान पर दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने हाल ही में देहरादून उत्तराखंड में जो है दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। देखिए जो आपका ये दून ड्रोन मेला था, तो इस कार्यक्रम में ड्रोन एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो आपका है, जिसको शॉर्ट में हम SDRF कहते हैं, तो इसके द्वारा स्वदेशी रूप से 3D मुद्रित ड्रोन के साथ एक आपातकालीन खोज और प्रतिक्रिया ड्रोन भी वहाँ पे प्रदर्शन भी उसका शामिल था। तो इसको याद रखिएगा। देखिए मैक्सिमम प्लेस ही पूछा जाएगा कि किस स्थान पर जो है दून ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई गई केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो ये प्लेस है उत्तराखंड का देहरादून। ठीक है, देखिए आज हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो आप ये नेशनल पार्क वगैरह बताते हैं और कुछ राज्यों का जो स्पेशल फैक्ट बताते हैं, वो एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। तो आइए थोड़ा सा एक बार हम फोकस कर लेते हैं आज उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड की लोकेशन तो आप देखे ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है एक नया राज्य बना था। और उत्तराखंड के बारे में आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड में जो है टोटल 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। पहला इसमें आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। और उत्तराखंड में ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अभी जो UP PCS का एग्जाम लगा हुआ है इसी महीने में, तो उसमें से इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा, मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा कि इसको मैच करो बेटा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर ऑफ वैली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य का जो गठन है ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बना था। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। देखिए उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में इसका नाम बदल गया। 2007 से इसको जो है उत्तराखंड कहा जाने लगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया था कि किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे धार्मिक स्थल हैं और वहाँ की बसों पे, उत्तराखंड की बसों पे आपको देवभूमि उत्तराखंड लिखा हुआ भी मिल जाएगा। मतलब मैंने यात्रा की, मुझे दिखा था वहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे मतलब हमेशा के लिए याद हो गया। फिर देखिए उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका छड़न देव परियोजना है उत्तराखंड का, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और स्कंद पुराण, देखिए पुराणों में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। तो जो स्कंद पुराण है, इसके अनुसार जो उत्तराखंड का गढ़वाल है, इसको जो है इसमें केदारखंड के नाम से इसका उल्लेख किया गया है।
देखिए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में वन क्षेत्र है 63%, यानी कि 63% फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड में। और हरसिल परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चलाई जा रही है। देखिए उत्तराखंड में औसत वर्षा होती है 185 सेंटीमीटर। और चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन सबसे खास है। चिपको आंदोलन जो था इसका उद्देश्य था पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना, ठीक है। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये पता होगा। अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी कि इसको शुरुआत किसने कराई थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो है प्रणेता थे। देखिए ब्यूटीफुल गढ़वाल नाम की एक कृति है रस्किन बॉन्ड की। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को जो है हिमवंत नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ, देखिए ईसा मसीह के जन्म के लगभग 300 से 400 साल पहले की बात है जब ये बौद्ध ग्रंथ वगैरह बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, भगवान बुद्ध के समय में। तो उस समय जो है बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत नाम दिया गया था। देखिए उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा कागज कारखाना है ये लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है अल्मोड़ा में। और देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। और देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता हैं मुकुंदी लाल। और देखिए उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने कौशिकी समिति का जो है गठन किया था। तो ये उत्तराखंड के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी। देखिए उत्तराखंड की एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनका नाम है मधुमिता बिष्ट। तो मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। और देखिए उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो है शादी के बाद हनीमून के लिए यहाँ पे जाते हैं मसूरी में। तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और देखिए आपको बता दूँ उत्तराखंड में एक प्लेस है पौड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी का मेला लगता है पौड़ी में। और उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से प्रख्यात है देहरादून। और उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है पिथौरागढ़। देखिए पहली बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को जो है अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था उत्तराखंड में 1967 में। देखिए लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है ये मसूरी में स्थित है। तो ये थे उत्तराखंड के बारे में कुछ विशेष बात। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाता है। आंसर बताइए, नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। और नेक्स्ट है कि विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे कब मनाता है, आंसर बताइए। चौथा कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया, बताइए। और पांचवा कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख लेने का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाता है, तो ये 13 अक्टूबर को मनाता है। और दूसरा था कि जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो इनको राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और आप परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। मैं बहुत सारे नए नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताया था कि किस व्यक्ति को किस उच्च न्यायालय का यानी कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और अगला था कि किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो PM मोदी के नए सलाहकार बने हैं 2 सालों के लिए अमित खरे। और चौथा था कि निम्न में से किसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में नया संयुक्त सचिव बनाया गया, तो इनका नाम है मीरा मोहंती। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है पवन कुमार सैन। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।